स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 9 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। तो आप सब वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है सेशन। कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा जो जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, यही क्वेश्चन आप लोग बताइए, अभी आगे हम आपको जो है चल के बता रहे हैं। और वीडियो अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सके। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में माउंट कानलाओन में जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ये किस देश में स्थित है? तो अभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, इसके कारण से ये चर्चा में है। वहां सब चीजें बंद कर दी गई, स्कूल वगैरह। तो ये कहाँ है, इसको आपको बताना है। तो आप बताइए, अभी हम आपको मैप में भी दिखाते हैं। इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, इटली। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये फिलीपींस में स्थित है। कहाँ? फिलीपींस में। फिलीपींस का एक द्वीप है, वहां ये स्थित है। तो निग्रोस द्वीप है, वहां भी दिखाते हैं आपको हम। तो फिलीपींस में माउंट कानलाओन नामक एक स्ट्रेटो ज्वालामुखी फट गया है, जिससे 4000 मीटर यानी कह सकते हैं 4 किलोमीटर तक ऊपर ऊंचा राख का गुबार उठा है। तो 4 किलोमीटर तक पूरा जो है आसमान में एकदम राख ही राख दिखाई दे रहा था। तो यह हाल के महीनों में दूसरा बड़ा विस्फोट है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही आपको इसको पढ़ाए भी थे। माउंट कानलाओन में जो है विस्फोट हुआ था। तो जो यह प्रशांत अग्निवलय में स्थित होने के कारण इस क्षेत्र की संवेदनशीलता की पुष्टि करता है। तो यह क्षेत्र जो है बहुत संवेदनशील है, क्योंकि परिप्रशांत क्षेत्र में या प्रशांत अग्निवलय है, आप लोग को हम कई बार बता चुके हैं, उसमें ये स्थित है। तो फिलीपींस के निग्रोस द्वीप पर यह स्थित है। अब प्रशांत अग्निवलय या प्रशांत परिक्षेत्र बेल्ट कहते हैं, और यहाँ स्थित है। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो यह प्रशांत महासागर को घेरने वाला एक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है, जहां दुनिया के 75% यानी 75% सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। एक्टिव वोल्केनो यहाँ दुनिया के 75% वोल्केनो यहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी आता है, और जब दो प्लेटें होती हैं, जैसे दो प्लेटें, एक होता है महासागरीय, एक होता है महाद्वीपीय। महाद्वीपीय। तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो कंपन होता है तो उसमें तो भूकंप आता है। और वही जब महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट आपस में टकराती हैं तो महासागरीय प्लेट क्या होता है? भारी होता है। ये महाद्वीपीय प्लेट अपेक्षाकृत क्या होता है? हल्का होता है। तो आपको ये मतलब जानकारी होगा कि जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो हल्की जो है उठ जाती है, ऊपर हो जाती है। तो महासागरीय आपके नीचे ऐसे चलती हुई आ जाएगी, और ये महाद्वीपीय आपका ऊपर हो जाएगा इसके, जिससे यहाँ बेनियाफ जोन बनेगा। यानी यहाँ जो है बेनियाफ जोन बनेगा, जिसके कारण से यहाँ आपका ऊर्जा का यहाँ उत्पन्न होगा, और जिसके कारण से यहाँ क्या होता है? ज्वालामुखी उठता है। तो इसको हम कभी ज्वालामुखी और भूकंप वाले चैप्टर में आपको बहुत बढ़िया से बताएंगे। तो ये देखेंगे कहाँ आया है। तो नेग्रोस द्वीप ये है आपका, यहीं ये आया है। ये देखिएगा आपका कानलाओन वोल्केनो, ये इस नेग्रोस द्वीप पर स्थित है। ये आपका फिलीपींस है, इसकी राजधानी मनीला होती है, आपको जानकारी होगा। यहाँ और जैसे ताज ज्वालामुखी हो गया, पिनाट्यूबो ज्वालामुखी हो गया, मायोन ज्वालामुखी हो गया, रैगंज ज्वालामुखी हो गया, ये सब ज्वालामुखी और भी है, वोल्केनो है। तो इसको ध्यान रखना है आपको। अगला है लोकसभा अध्यक्ष है हमारे, कौन है? ओम बिरला है। लोकसभा अध्यक्ष किस देश में अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 150वीं बैठक में भाग लिए हैं। तो ये आपको बताना है कहाँ ये जो है गए थे, जो चर्चा में अभी है, तो आपको बताना है। विकल्प में है दक्षिण कोरिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जापान। तो कहाँ ये इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, आप बताइए। सही उत्तर आपका रहेगा उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद होती है, वहां ये पार्टिसिपेट किए हैं। कहा? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 150वीं बैठक। देखिए, कोई 100 हो गया, 175वीं हो गई, 150वीं हो गई, 200वीं सभा हो गई, तो वो सभा और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उस सभा को उन्होंने क्या किया है? संबोधित किया है। आईपीयू क्या होता है? तो इंटर
पार्लियामेंट्री यूनियन जो है ये क्या है, इसकी स्थापना 1900 नहीं 1889 में कहा हुआ था, पेरिस में हुआ था। इसको आपको ध्यान रखना, पेरिस में स्थापना हुआ था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर आपके कहाँ है, स्विट्जरलैंड, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, जिनेवा में। 180 राष्ट्रीय संसद इसके सदस्य हैं और 15 सहयोगी सदस्य इसके हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह संसदीय कूटनीति हो गया, सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच है जिसकी स्थापना शांति, लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हुआ था। इसका आदर्श वाक्य होता है लोकतंत्र के लिए, सभी के लिए। और इसका उद्देश्य क्या है स्थापित करने का, तो प्रतिनिधि लोकतंत्र को क्या करना है, बढ़ावा देना है। जैसे प्रतिनिधि लोकतंत्र मतलब समझ रहे हैं ना आप, जहाँ जैसे लोकतंत्र को बढ़ावा देना ये कह सकते हैं। और संसदीय संस्थाओं का समर्थन करना है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए संसदों के बीच जो संवाद करना है, कूटनीति को सुगम बनाना है, लैंगिक समानता स्थापित करना है, युवा सशक्तिकरण, सतत विकास को आगे बढ़ाना, विश्व स्तर पर जो सांसदों के मानवाधिकारों की रक्षा होती है, मतलब रक्षा नहीं होती मतलब रक्षा, उनकी रक्षा करना है कैसे, अगर उनका कोई उल्लंघन हो रहा है। तो इस उद्देश्य से जो है इसको स्थापित किया गया था और इस उद्देश्य से इस सभा का जो है आयोजन होता है। कहाँ हुआ है, तो उज्बेकिस्तान ये आपका है, इसकी राजधानी ताशकंद है। आपको पता होगा जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका देहांत यही ताशकंद में हुआ था, ये भी आपको पता होगा। तो ताशकंद आपको ध्यान रखना है। जस्ट 1 मिनट। ये अरल सागर जो है, ये अरल सागर आपका कजाकिस्तान और जो है उज्बेकिस्तान के बीच में है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, तो अरल सागर भी आप यही आप ध्यान रखना। अगला है चर्चा में रहा ओटावा कन्वेंशन, तो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अभी ओटावा कन्वेंशन चर्चा में था, तो ये क्यों चर्चा में था ये आपको बताना है। विकल्प में है बारूदी सुरंग पर प्रतिबंध लगाना, जलवायु परिवर्तन के लिए, परमाणु निरस्त्रीकरण है, जैव विविधता संरक्षण है। तो ये ओटावा कन्वेंशन क्यों आया था आपको बताना है। अभी हम आपको बता देते हैं क्यों आया है। तो वैसे ये आया था बारूदी सुरंगों पर जो है प्रतिबंध लगाने के लिए ये आया था। तो क्यों चर्चा में है, क्योंकि कुछ यूरोपीय देश हैं जैसे पोलैंड, फिनलैंड, बाल्टिक देश हो गए, वो ओटावा कन्वेंशन से हटने की क्या किए हैं, घोषणा किए हैं। और घोषणा वो भी क्यों किए हैं, तो ये इस संधि से निकलने वाले देश का ये तर्क है कि उन्हें जो है संभावित जो है रूस के आक्रमण से, जो रूस आपको पता होगा यूक्रेन और रूस में किस तरह से संघर्ष चल रहा है, तो रूस उसके आसपास देशों पर भी आक्रमण कर रहा है, उसको जो है एग्रेशन कर रहा है, कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, उनको परेशान कर रहा है। तो उन्होंने कहा है रूस के आक्रमण के खिलाफ सुरक्षा के लिए लैंड माइन्स की क्या है, आवश्यकता है। इसलिए जो है ये इस हम लोग जो बारूदी सुरंगों पर प्रतिबंध है उसको उससे हम लोग निकलेंगे। तो ये सब देश है उसमें निकलने के लिए कह रहे हैं। तो ओटावा कन्वेंशन क्या है, तो एक इंटरनेशनल जो है समझौता है, अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो एंटी पर्सनल लैंड माइन्स को खत्म करने के लिए कानूनी रूप से क्या है, बाध्यकारी है। तो देखेंगे ये लीगली क्या है, बाइंडिंग है। बाइंडिंग मतलब बाउंडेशन आपके है, अगर इसमें आप शामिल है तो इसमें इसका जो है आपको जो इसकी जो बातें कही गई वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। यह सुरंग के उपयोग, संग्रहण, उत्पादन और स्थानांतरण पर जो है रोक लगाता है। इसको जो है दिसंबर 1997 में लाया गया था, लेकिन मार्च 1999 में यह प्रभावी हुआ था, इफेक्टिव हुआ था। 164 देश इसमें जो है भागीदार है 2024 तक, लेकिन अभी देखेंगे अगर ये देश निकल जाते तो कुछ कम हो जाएगा। तो सदस्य अगर देखेंगे कौन नहीं है, तो अपना देश जो है भारत है, अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल, ये सब इसके सदस्य देश नहीं है। भारत इसका सदस्य देश नहीं है, ये बता के करके नहीं इसका सदस्य बना था कि हमारी जो है सीमाएं बहुत असुरक्षित है, इसलिए हम इसका सदस्य नहीं बनेंगे। ध्यान रखना है दोस्त। वीडियो अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जिसे रीजनल रूरल बैंक कहते हैं। उसको समेकित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस नई नीति की शुरुआत की गई है, तो ये आप बताइए।
तो रीजनल रूरल बैंक को जो है समेकित, मतलब समझ रहे हैं ना, आपस में मिलाने के लिए, मर्ज करने के लिए एक नीति लाई गई है वित्त मंत्रालय द्वारा। तो कौन सी नीति है? एक राज्य एक आरआरबी, एक देश एक आरआरबी, आरआरबी ऋण कार्यक्रम, ग्रामीण ऋण कार्यक्रम। सही उत्तर आपका रहेगा सी, जस्ट 1 मिनट, ए, एक राज्य एक आरआरबी, ये इसका जो है क्या रहेगा, विकल्प रहेगा, सी नहीं ए। तो एक राज्य एक आरआरबी, 1 स्टेट 1 आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, इसका जो है क्या होगा, इस नीति की जो है शुरुआत की गई है वित्त मंत्रालय द्वारा। तो वित्त मंत्रालय एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी 1 स्टेट 1 रीजनल रूरल बैंक नीति शुरू कर रहा है, ताकि आरआरबी की संख्या जो अभी वर्तमान में 43 है उसको घटा करके जो है 28 करके दक्षता में जो है उसकी जो इफिशियंसी होती है उसमें सुधार किया जाए, और जो उसका कॉस्ट आता है, लागत, उसमें क्या किया जा सकता है, कटौती की जा सके। और यह रीजनल रूरल बैंक समेकन के चौथे चरण का हिस्सा है, जिसमें जो है कई राज्यों में 15 आरआरबी का विलय किया जाना है। तो जो अभी आप देख रहे हैं ना 43 है, 43 से कितना करना है, 28 है। तो अगर 43 से आपको 28 करना है तो 15 का आपको विलय करना पड़ेगा। तो जो आंध्र प्रदेश जैसे देश राज्य हैं जहां 4 आरआरबी है, तो 4 आरआरबी वाले आंध्र प्रदेश में बड़ा पुनर्गठन होगा, उसको मिला करके एक बना दिया जाएगा। और जबकि 3 आरआरबी वाले उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और कई राज्यों में 2 है, उसको मिला करके एक किया जाएगा, सिंगल में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो रीजनल रूरल बैंक के बारे में जानिएगा। इसकी जो है स्थापना होती है रीजनल रूरल बैंक की 1976 में। वो भी किसके सुझाव पे हुआ था? तो ये सुझाव पे हुआ था नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप था, नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप नरसिम्हन। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इसको आपको ध्यान रखना। 1975 में सुझाव दिया था, 1976 में जो है ये बना था बैंक। तो ध्यान रखना क्षेत्रीय स्तर पे क्या होता है, किसानों को, कारीगरों को, श्रमिकों के लिए ग्रामीण ऋण का समर्थन करने के लिए, मतलब उसको ऋण देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 आया था, उसके तहत आरआरबी जो है बनाए गए थे। रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अब देखिएगा नाम से स्पष्ट हो रहा है, कहाँ खुलेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में। और ग्रामीण क्षेत्रों में आप जानते होंगे लोन की कितनी समस्या होती है। जो प्राइवेट बैंक है वो लोन जल्दी देना नहीं चाहते हैं, चाहे सरकारी बैंक, वो भी गरीबों को, किसानों को, श्रमिकों को। तो ये कहा गया कि जो रीजनल रूरल बैंक होंगे वो छोटे होंगे थोड़ा अपेक्षाकृत, और उनको जो है वो गांव के विकास के लिए कार्य करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना। ये कमेटी जो है नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप है, 1975 है, इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्थापना कब हुई थी और कितने वर्तमान में जो है वो बचेंगे, ये सब आपको ध्यान रखना है। हरित योग की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो ये आपको बताना, हरित योग का भी शुरुआत किया गया है। अभी आपको पता होगा 21 जून को हम लोग क्या मनाने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। उसके कारण से जो है कई सारे कार्यक्रम, लगभग 10 कार्यक्रम इस योगा से संबंधित शुरू किए गए हैं पूरे भारत में। तो ये कहाँ मनाया गया आपको बताना, हरित योग। सही उत्तर आपका रहेगा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसको क्या किया गया, मनाया गया है। अब देखते हैं क्यों। सॉरी। तो हाल ही में जो आयुष राज्य मंत्री हैं श्री प्रताप राव जाधव, इन्होंने भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हरित योग की शुरुआत की है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का जो 10 प्रमुख आयोजनों में से एक है, यानी 10 प्रमुख आयोजन रखे गए हैं, उसमें से हरित योग का जो है एक आयोजन हुआ है। तो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 6000 से ज्यादा लोगों ने वहां कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास किया। 5000 से अधिक औषधीय पौधे जो है उन लोगों में वितरित किया गया जो ये लोग वहां उपस्थित थे, तथा 1.29 करोड़ से अधिक लोगों का प्रकृति परीक्षण किया गया। अब आपसे ये चीज हम बता चुके हैं, लेकिन जो रेगुलर देखते होंगे वही जानेंगे। प्रकृति परीक्षण क्या होता है? सरकार द्वारा जो है प्रकृति परीक्षण अभियान चलाया गया था। कब चलाया गया था? अभी रिसेंटली चलाया गया था प्रकृति परीक्षण अभियान,
जितने भी जो है आयुर्वेदा वाले स्टूडेंट थे सबको इसमें क्या किया गया था, लक्ष्य दिया गया था कि आप लोगों का प्रकृति परीक्षण कीजिए। प्रकृति परीक्षण में क्या होता है, प्रकृति परीक्षण में आपको शपथ दिलाया जाता है कि हम योगा को फॉलो करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, समय पे खाना खाएंगे, योगा से संबंधित जितने जो मतलब फास्ट फूड नहीं खाएंगे, योगा से संबंधित जो बातें होती है उसको फॉलो करेंगे। तो ये प्रकृति परीक्षण अभियान में ये सब जो है लोगों को शपथ दिलाया जाता है। तो वहाँ 1.29 करोड़ लोगों से अधिक लोगों को प्रकृति परीक्षण जो है उनका उसके तहत उनको शपथ दिलाया गया है। कहने का मतलब उनको ओटीपी जाता है, उनको उसमें शामिल किया जाता है। तो ये सरकार द्वारा लाए गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम रोशन कर चुका है। अगला है जाधव घेड़ मेला, प्रत्येक वर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो ये आपको बताना है, जाधव घेड़ मेला प्रत्येक वर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है। गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक। तो सही उत्तर आपका रहेगा गुजरात के पोरबंदर में जो है ये आयोजित होता है। कहाँ, गुजरात के पोरबंदर में। तो इस क्यों आयोजित किया जाता है, तो गुजरात के पोरबंदर के माधवपुर में जो है आयोजित 5 दिवसीय माधवपुर घेड़ मेला द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के दिव्य मिलन का उत्सव है। तो किसके है, श्री कृष्ण का, जो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मणी जी जो है इनके दिव्य मिलन का क्या है, ये उत्सव है। यह पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण के तहत पश्चिमी और पूर्वोत्तर भारत के बीच सांस्कृतिक एकता को क्या बढ़ावा देता है। जो पश्चिमी भारत है और जो पूर्वी भारत है उसकी क्या होगी, कल्चर अलग अलग होगी। तो उसको जो है आपस में सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के लिए, उसकी एकता को बढ़ावा देने के लिए यह ऑर्गेनाइज किया जाता है मेला। तो इसमें पूर्वोत्तर राज्यों और गुजरात के 1600 से अधिक कलाकार क्या किए, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इसमें अपना देते हैं। तो ये आपको याद रखना है कहाँ होता है, तो गुजरात के पोरबंदर के माधवपुर में ये आयोजित हुआ था। क्यों हुआ था, तो जो पश्चिमी है और पूर्वोत्तर भारत क्या है, कल्चर है, उसको क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारत का पहला न्यूक्लियर सबमरीन बेस आईएनएस वर्षा नाम से किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो ये आईएनएस वर्षा जो है किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। सही उत्तर आपका रहेगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में, वहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर इसका जो है स्थापना किया जा रहा है, बेस बनाया जा रहा है। तो भारत 2026 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपना पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस, न्यूक्लियर सबमरीन बेस जो आईएनएस वर्षा के नाम से होगा, उसको शुरू करने जा रहा है। तो यह प्रोजेक्ट वर्षा जो है इसका एक हिस्सा है। तो प्रोजेक्ट वर्षा क्या था, भारतीय नेवी द्वारा जो है शुरू किया गया एक वर्गीकृत नेवल संरचना प्रोजेक्ट है। इसमें आईएनएस वर्षा एक स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूक्लियर सबमरीन बेस का निर्माण शामिल है इसमें। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगर देखेंगे नोट के रूप में, तो भारत अपनी तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी आईएनएस अरिधामान इसको भी जो शुरू करने की योजना बना रहा है, इसको भी शुरू करने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्त वीडियो अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, आपको शायद इसके बारे में आइडिया हो सकता है ना हो, नहीं तो जिसको आइडिया होगा कभी वीडियो बनाने का वो जानता होगा बहुत मेहनत लगता है। और क्वालिटी वीडियो में जो है क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन पूरा देखेंगे तब पता चलेगा। क्वेश्चन भी जो है आपका क्वालिटी वाला रखा जाता है, ये नहीं कि जो है ऐसे उसका डिटेल्स में क्यों उसको ज्यादा बताता हूँ, डिटेल्स इसलिए ज्यादा बताना पड़ता है क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले तो वो आपको नुकसान न पहुंचाए, मतलब वो आपके लिए आ जाए वहां से क्वेश्चन, उससे जो है आपकी तैयारी क्या कहते हैं सीमित नहीं रह जाती है, असीमित हो जाती है। और आपको ये भी पता होगा कि जीएस इस समय असीमित रूप से पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है क्योंकि उसका कोई सिलेबस वैसे खास नहीं है। हाँ दे दिया है ये चीज होगा, लेकिन वो कहाँ से कैसे होगा कोई सिलेबस नहीं होता है उसका। तो थोड़ा सा विस्तार में आपको जानना जरूरी होता है। जैसे अभी आपको मैं मान लीजिए वोल्केनो पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि वोल्केनो के बारे में आपको ज्यादा बता दूं, लेकिन सेशन बहुत लंबा हो जाता है इसलिए बता नहीं मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट सेशन था। अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक अब मिलते हैं नए सेशन में।